गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम पढ़ रहे थे क्लास 12 की एग्रीकल्चर बायो, जिसमें अपन ना तीसरा लेसन स्टार्ट करेंगे आज। फसलों एवं भंडारण के प्रमुख कीट। ठीक है, इंपॉर्टेंट इंसेक्ट पेस्ट ऑफ क्रॉप्स एंड स्टोरेज। भंडारण और प्रमुख फसलों के प्रमुख कीट कौन कौन से हैं जो उनको लगते हैं। ठीक है, देखिए इससे पहले अपन ने 2 लेसन कंप्लीट कर दिए। एक तो दूसरा था जैव प्रौद्योगिकी और पहला था पादप प्रजनन। ठीक है, आज अपन शुरू करते हैं हमारा तीसरा लेसन। ठीक है, जिसका नाम है फसलों एवं भंडारण के प्रमुख कीट। तो स्टार्ट करते हैं। तो जंतु विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कीटों का अध्ययन किया जाता है उसे कीट विज्ञान या एंटोमोलॉजी कहते हैं। पहला ही सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस अध्याय से जुड़ा हुआ कि जंतु विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत अपन क्या करते हैं, कीटों का अध्ययन करते हैं, उसे कीट विज्ञान या एंटोमोलॉजी कहते हैं। अब कीट किस आर्थ्रोपोडा संघ के इंसेक्टा वर्ग के सम्मिलित हैं, यानी कीट आर्थ्रोपोडा संघ के इंसेक्टा वर्ग के सदस्य है। आर्थ्रोपोडा संघ है, इंसेक्टा इनका वर्ग है। ठीक है, तो देखिए इनका संघ है आर्थ्रोपोडा और वर्ग है इंसेक्टा। सवाल पूछा जा सकता है कि आर्थ्रोपोडा संघ के इंसेक्टा वर्ग। तो देखिए कीट आर्थ्रोपोडा संघ के इंसेक्टा वर्ग के सदस्य हैं। कीटों का शरीर 3 भागों में, यानी कीटों का जो शरीर होता है वो 3 भागों में बटा होता है। एक तो सिर, उनका एक वक्ष और एक है उदर। 3 भागों में बटा होता है, सिर, वक्ष और उदर। ऊपर 2 क्वेश्चन बने हैं हमारे एक नंबर के कि कीट विज्ञान किसे कहते हैं। ऐसे पूछ ले कि कीटों का अध्ययन विज्ञान की कौन सी शाखा में करते हैं, तो एंटोमोलॉजी या कीट विज्ञान। कीट कौन से संघ के सदस्य है, आर्थ्रोपोडा संघ के। वर्ग कौन सा इनका, इंसेक्टा। ठीक है, इनकी टांगे एवं शरीर बहुखंडीय होती है। इनकी जो टांगे और शरीर होते हैं वो खंडों में विभाजित होते हैं, खंड से बने होते हैं। कीटों का शरीर वास्तव में 20 खंडों का बना होता है। वास्तव में 20 खंडों का बना होता है। ऊपर से तो हमें कम दिखाई देता है, लेकिन वास्तव में आंतरिक रूप से वो 20 खंडों का बना होता है। पहले जो 6 खंड मिलकर सिर, पहले 6 खंड देखिए, 20 में से आगे वाले जो 6 खंड होते हैं वो तो क्या बनाते हैं, वो बनाते हैं हमारे कीट का सिर बनाते हैं। और उसके बाद के जो 3 खंड होते हैं वो वक्ष बनाते हैं, और अंतिम जो 11 खंड हैं वो मिलकर उदर बनाते हैं। ठीक है, पहले तो 6 खंड आपके बनाते हैं सिर, 3 खंड बनाते हैं क्या, वक्ष, और आखिरी के 11 खंड बचे हैं जो वो क्या बनाते हैं, हमारा उदर बनाते हैं कीटों का। ठीक है, तो पूछ ले अगर खंड कितने खंडों में बता हुआ होता है तो 20 खंडों में। ठीक है, सिर में कितने खंड होते हैं, सिर कितने खंडों से मिलकर बना होता है तो 6, वक्ष 3 और उदर कितने से, 11 से। सामान्यतः सिर पर एक जोड़ी श्रृंगिकाएं, एक जोड़ी जो सर पर उनको क्या पाई जाती है, श्रृंगिकाएं, यानी जो एंटीना होता है, ये हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पे। ठीक है, एक जोड़ी क्या होते हैं, श्रृंगिकाएं। एक जोड़ी श्रृंगिकाएं होती है, अर्थात ये जो एंटीने हमें दिखाई दे रहे हैं ये आगे वाले, ये ठीक है, ये देखिए एक जोड़ी संयुक्त नेत्र होते हैं। एक जोड़ी नेत्र यानी 2 आंखें होती हैं इनकी, और मुखांग होते हैं, मुख के कुछ अंग होते हैं, माउथ के पार्ट होते हैं। ठीक है, आगे वाले जो ये पार्ट है, कोई का डंक होता है, कुछ होता है। वक्ष पर 3 जोड़ी संदिग्ध टांगे होती है। 3 जोड़ी मतलब टोटल 6। वक्ष पर कितनी, 6 टांगे होती हैं, इनके पैर होते हैं। ज़्यादातर जातियों में 2 जोड़ी पंख, कुछ में अनुपस्थित या 1 जोड़ी। ठीक है, ज़्यादातर जातियों में क्या होते हैं, 2 जोड़ी पंख होते हैं, यानी टोटल 4 है, 1 जोड़ी 2 जोड़ी। और कुछ में तो होते ही नहीं है, और होते हैं तो किसी में 1 जोड़ी भी होते हैं। ठीक है, जो पंख होते हैं प्राय दूसरे व तीसरे वक्शीय खंड में पाए जाते हैं। वक्ष कितने, 3 खंडों से मिलकर बना होता है, जिस पर दूसरे और तीसरे जो वक्शीय खंड पर क्या पाए जाते हैं, पंख पाए जाते हैं, उनके इनके पंख पाए जाते हैं। आगे देखिए, आगे चर्चा करें अपन श्वसन साकित श्वास नलिकाओं द्वारा। इनमें जो श्वसन होता है वो किसके द्वारा होता है, श्वास नलिकाओं द्वारा। उत्सर्जन के लिए मेलपी की नलिका इंपॉर्टेंट है, पूछ ले कीटों में उत्सर्जन किस संरचना द्वारा होता है, तो मेलपी की नलिकाओं द्वारा होता है, यानी जो अपशिष्ट पदार्थ ये मेलपी की नलिकाओं द्वारा बाहर निकालते हैं। शरीर गुहा रुधिर गुहा के रूप में होती है। शरीर की जो गुहा होती है वो रुधिर गुहा के रूप में होती है। शरीर लंबाकार, थोड़ा लंबा होता है। इनमें हड्डियां नहीं पाई जाती, हड्डियां इनमें बिल्कुल नहीं पाई जाती हैं।
ठीक है। तथा बाह्य कंकाल के रूप में काइटिन का आवरण होता है। इनके ऊपर बाहर की तरफ कौन सा आवरण होता है? काइटिन का आवरण होता है, ठीक है। ये एक लिंगी होते हैं, यानी कि नर व मादा दोनों अलग होंगे, नर कीट मादा कीट, ठीक है। अधिकांश कीट अंडज होते हैं, ज्यादातर जो कीट होते हैं वो क्या होते हैं? अंडे देते हैं, ठीक है। और अधिकतर कीटों में कायांतरण भ्रूण विकास के बाद होता है। इनका जो कायांतरण होता है वो भ्रूण के विकास के बाद होता है। कायांतरण का मतलब इनकी विकास की जो अवस्थाएं होती हैं वो भ्रूण बनने के बाद होती हैं। कीटों में कायांतरण पूर्ण या अपूर्ण प्रकार का होता है। कीटों में कायांतरण या तो पूरा होता है या फिर अपूर्ण आधा होता है, ठीक है। कीटों के जीवन चक्र में 4 अवस्थाएं होती हैं। 4 कीटों की जीवन चक्र की अवस्थाएं होती है। पहला तो उनकी अंडा अवस्था, फिर अंडा फूटने के बाद उनमें से लट निकलती है जिसे लार्वा कहते हैं। फिर प्यूपा अवस्था होती है, अपने चारों तरफ ये कुछ लपेट लेते हैं तो प्यूपा में बदल जाता है और फिर बाद में ये वयस्क बन जाता है और विकसित हो जाता है, ठीक है। पहला देखिए ये अंडा अवस्था यहाँ पे दे रखी है। दूसरा फिर इसमें से जो लट निकलती है वो लार्वा। फिर ये कोस या प्यूपा अवस्था होती है, तो अपने चारों तरफ क्या कर लेती है? कुछ लपेट लेती हैं, कुछ भी इनमें सब में कुछ ना कुछ पाया जाता है। फिर यही विकसित होकर क्या बन जाता है? ये प्रौढ़ कीट, वयस्क कीट बनता है। वयस्क का होना पूर्ण कायांतरण व 3 अवस्था या अंडा, अर्भक या वयस्क का होना अपूर्ण कायांतरण। अगर चारों अवस्थाएं किसी कीट में दिखाई दे रही है तो वो कहलाता है पूर्ण कायांतर। और 4 में से कोई 3 अवस्थाएं जैसे अंडा, अर्भक और वयस्क बनता है, प्यूपा इसमें नहीं पाई जाती हैं, तो वो कहलाता है अपूर्ण कायांतर। आगे देखिए इधर अपूर्ण कायांतर दे रखा है। ये देखिए अंडा से अर्भक निकला और अर्भक से वयस्क कीट बन गया, ठीक है। इसी तरह देखिए अंडा से लार्वा से प्यूपा या कोष बना और कोष से फिर पूर्ण कीट बन गया, तो ये पूर्ण कायांतरण कहलाता है। अब फसलों में लगने वाले कीटों को ऋतु फसलों एवं वैज्ञानिक कीट वर्ग के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। देखिए फसलों में जो लगने वाले कीट है वो उनको ऋतुओं के आधार पर, कुछ एक कीट होते हैं जो स्पेशल विशेष ऋतुओं में ही आते हैं, बाकी वो नहीं आते हैं। कुछ एक फसलों में, कुछ स्पेशल फसलों में ही लगते हैं, हर किसी फसल में नहीं लगते हैं। और कुछ वैज्ञानिकों ने अपने आधार पर वर्गीकृत किया गया है। तो देखिए ऋतु के आधार पर तो खरीफ की फसलों पर लगने वाले कीट होते हैं, जो खरीफ फसल जब उगती हैं, खरीफ की जो फसलें जब उगाई जाती है तब लगते हैं। जैसे खरीफ की फसलों में कौन सा आता है? तो आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि खरीफ की फसलों में लगने वाले 5 कीटों के नाम लिखो। तो देखिए कातरा, खरीफ का टिड्डा, सफ़ेद लट, सैन्य कीट, ऐसे 2-3 नाम आपको 1 नंबर के सवाल में पूछे जा सकते हैं। इसी तरह रबी की फसलों में देखिए, रबी की फसलों में कौन से लगते हैं? गेहूँ का जो गुलाबी छिद्रक, पिंक बोरर, ठीक है, सरसों का मोइला, चने का फली छेदक, ये रोग लगते हैं। अब फसलों के आधार पर खरीफ की फसलों, और ये तो क्या ऋतु के आधार पर स्पेशल ऋतुओं में ही होती हैं, जबकि ये सर्दियों में आती हैं, ये गर्मियों में होते हैं। फसलों के आधार पर देखिए धान की फसलों में जो लगने वाले कीट होते हैं, जो धान की फसलें होती हैं उनमें देखिए कातरा, सफ़ेद लट, दीमक, प्रोह मक्खी, तना छेदक, ये कीट लगते हैं। दलहन की जो दालों की फसलें होती है उनमें देखिए चने का फली छेदक, कटुआ लट, पर्ण सुरंगक, पिच्छकी शलभ आदि होते हैं। तीसरा है तिलहन की फसलों में लगने वाले कीट, सरसों का मोइला रोग, तिल का संपुट वेदक कीट, मूंगफली का पर्ण सुरंगक, ठीक है। सब्जियों में लगने वाले कीट कौन से? देखिए मटर का पर्ण सुरंगक कीट, हीरक पृष्ठ शलभ, पिस्सू भृंग, सफ़ेद मक्खी, बैंगन का तन्ना एवं फल छेदक कीट इत्यादि, ठीक है। फिर फलों में लगने वाले कीट कौन से हैं? फलों के अंदर देखिए आम का फुदगा कीट, छाल खाने का वाला कीट, नींबू की तितली इत्यादि कीट लगते हैं। भंडारण में कौन से कीट लगते हैं? देखिए खपरा भृंग, दालों का झुंड, चावल की घुन, लाल सुरसाली, ये भंडारण में लगने वाले कीट है। यानी ये फसल के समय नहीं लगते, जब फसल को अपन काटने के बाद उनके दानों को, उनके बीजों को अपन भंडारित करते हैं, एक स्थान पर रखते हैं, तब लगते हैं। अब वैज्ञानिक आधार पर 29 वर्गों में बांटा गया है। वैज्ञानिक ने अपने आधार पर कीटों को 29 वर्गों में 29 यानी 29 श्रेणियों में बांटा है। उनमें से कुछ हमें बताए गए हैं जो कृषि के महत्व के पादप होते हैं। जैसे पहला वर्ग उन्होंने ओडोनाटा बनाया, जिसमें ड्रैगन फ्लाई उसका उदाहरण है, ठीक है। एक उन्होंने बनाया फ्लेकोप्टेरा, जिसमें स्टोन फ्लाई उसका उदाहरण है। एक बनाया आर्थोप्टेरा, ये टिड्डा इसका उदाहरण है। डिक्टियोप्टेरा कॉकरोच, मैनेटिड्स इसमें आते हैं। आइसोप्टेरा दीमक इसमें आता है। तो आपको इसमें से क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है वैज्ञानिक नाम में से
के वैज्ञानिक आधार पर, तो पूछ ले आपको कि दीमक कौन से वर्ग का, वैज्ञानिकों के अनुसार दीमक कौन से वर्ग का कीट है, तो वो आइसोप्टेरा कीट है। टिड्डा का पूछ ले तो ऑर्थोप्टेरा। इसी तरह कुछ और दिए गए हैं, देखिए मेलोफेगा वर्ग में देखिए बर्ड फ्लाइट्स, हेमिप्टेरा में मतकुण, थाइसेप्टेरा में थ्रिप्स, मैकोप्टेरा में स्कॉर्पियन फ्लाई, लेपिडोप्टेरा में देखिए तितली सलभ, डिप्टेरा में मक्खियाँ मच्छर डिप्टेरा में रखे गए हैं वैज्ञानिकों द्वारा, हाइमेनोप्टेरा में मधुमक्खी बर, ठीक है, कोलियोप्टेरा में बिटिल विविल। फसलों एवं भंडारण में लगने वाले प्रमुख कीटों के जीवन चक्र, प्राकृतिक एवं मौसमी इतिहास, स्वभाव, रहन सहन और उससे होने वाले सतही व प्राकृतिक शत्रुओं के संबंध में प्रबंधन की पूर्ण जानकारी निम्न प्रकार है। फसलों एवं भंडारण में जो कीट लगते हैं, फसलों में क्या कौन से कीट लगते हैं और भंडारण के समय कौन से कीट लगते हैं, उनके बारे में हमें यहाँ नीचे बताया गया है। तो एक एक करके अपन पढ़ेंगे इन कीटों के बारे में। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। पहला कीट हमारा कातरा, ठीक है। कातरा कीट में क्या होता है, रेड हेरी कैटरपिलर, ठीक है। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, एमसेक्टा मूरी, ठीक है, एमसेक्टा मूरी। गण कौन सा है, लेपिडोप्टेरा। कुल कौन सा है, आर्केटीडी। ये एक सर्वभक्षी कीट है, यानी सभी को खाता है, ठीक है। कोई इसका फिक्स खाने की चीज नहीं है कि वही चीज खाता, नहीं, कुछ भी खा सकता है। कीट की यह प्रजाति हमारे भारत में देखिए उत्तरी भारत में सर्वाधिक पाई जाती है, सबसे अधिकता में पाई जाती है। तो देखिए अगर पूछ ले कातरा कीट का वर्गीकरण बताइए, तो वर्गीकरण में देखिए इसका वैज्ञानिक नाम लिखना है हमें। वैज्ञानिक नाम एमसेक्टा, गण लेपिडोप्टेरा, कुल आर्केटीडा। और कीट हमें पता ही है, हमने ऊपर पढ़ा है कौन से संघ के होते हैं, तो वो होते हैं आर्थ्रोपोडा, ठीक है। कीट कौन से संघ के सदस्य होते हैं, तो वो हमने ऊपर पढ़ा ही है। कीट आर्थ्रोपोडा संघ के सदस्य होते हैं, ये हमने ऊपर पढ़ा ही है। कौन से संघ के सदस्य होते हैं कीट, देखिए आर्थ्रोपोडा संघ के सदस्य होते हैं, ठीक है। तो वे अपन कातरा का वर्गीकरण हमें लिखना है, तो वैज्ञानिक नाम एमसेक्टा मूरी, फिर संघ कौन सा आर्थ्रोपोडा, गण कौन सा लेपिडोप्टेरा, कुल कौन सा आर्किटिडी, इनका वर्ग कौन सा है इंसेक्टा, ठीक है। ऐसे अपन लिख सकते हैं इंसेक्टा। अगर अपन को लिखना है किसी का वर्गीकरण, तो सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे, सबसे पहले अपन लिखेंगे इसका वैज्ञानिक नाम, ठीक है, वैज्ञानिक नाम, या सबसे लास्ट में वैज्ञानिक नाम। फिर उसके ऊपर देखिए सबसे पहले फिर लिखते हैं अपन संघ कौन सा है इसका आर्थ्रोपोडा, वर्ग कौन सा इंसेक्टा, फिर गण लेपिडोप्टेरा, कुल आर्किटिडी, ठीक है। तो ये 5 बातें लिखने से हमें 1 नंबर का क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो सकता है। अब लक्ष्य, ये सर्वभक्षी कीट है, ये हमने देख लिया। फिर लक्षण देखिए, इसके लक्षण कौन कौन से, इसके प्रोड जो शलभ होते हैं स्थूलकाय होते हैं, यानी ये बाहर से दिखने में कैसा होता है, लक्षण क्या क्या है, ठीक है। इसका जो प्रोड एडल्ट शलभ होता है, या जो प्रोड कीट होता है, वो तो क्या कहलाता है, स्थूलकाय होता है, छोटा आकार का नहीं, बड़े आकार का होता है, मध्यम आकार के होते हैं, थोड़े बीच के आकार के, काले बिंदुओं वाले सफ़ेद इनमें पंख होते हैं। इनकी पहचान कैसे कर सकते हैं, ये काले बिंदुओं वाले सफ़ेद पंख युक्त होता है, ठीक है। इसका जो अग्र पंख के बाहरी किनारे वक्ष का कुछ भाग और उधर सिंदूरी लाल रंग का होता है। इसके जो आगे वाले पंख होते हैं, 2 जोड़ी पंख होते हैं, जिसमें आगे वाले जो वक्ष के दूसरे खंड में पाए जाते हैं, उनमें कौन से बाहरी, उनका जो बाहर वाला किनारा होता है और वक्ष का कुछ भाग तथा उधर सिंदूरी लाल रंग का होता है। इसका वक्ष का कुछ भाग और उधर क्या होता है, सिंदूरी लाल, जैसा सिंदूर होता है ना, वैसे लाल रंग का होता है। पूर्ण विकसित जो सुंडी या गिटार होता है, कैटरपिलर होता है, वो 40 से 50 सेंटीमीटर लंबी होती है। इसका जो पूरा विकसित गिटार होता है या जो सुंडी होती है इनकी, ठीक है, वो 40 से 50 मिलीमीटर, सॉरी सेंटीमीटर नहीं, मिलीमीटर का लंबा हो सकता है, 40 से 50 मिलीमीटर लंबा। और इनका पूरा शरीर लाल भूरे रंग के बालों से ढका होता है। इनका जो पूरा शरीर होता है वो लाल भूरे रंग के बालों से ढका होता है और सिर गहरे भूरे रंग का होता है, ठीक है। तो ये लक्षण अगर हमें किसी में दिखाई दे कि कोई कीट में, तो हम कह सकते हैं कि वो कीट कौन सा है, वो कीट है हमारा कातरा कीट। आगे देखिए, फिर है पोषक पौधे। ये कौन कौन से पौधे को खाते हैं, कौन से पौधे पर लगते हैं, तो देखिए खरीफ में पैदा होने वाली करीब करीब सभी फसलों में ये लगते हैं। जैसे विशेष रूप से एक इसमें बाजरा में
मक्का की फसल में, जवार में, गवार में, मूंग, मोट, सनई, तिल आदि को अधिक हानि पहुंचाते हैं। सनई, तिल आदि को क्या बहुत ज़्यादा हानि पहुंचाते हैं। अब इनका सती एवं महत्व क्या है, कौन सी सती करते हैं, क्या महत्व है इनका, तो देखिए उसकी चर्चा करते हैं। इस कीट का प्रकोप हल्की भूमि तथा कम वर्षा वाले क्षेत्रों में अधिक होता है। ये कीट कहाँ ज़्यादा लगते हैं, कहाँ की फसलों में, जहाँ पर भूमि थोड़ी हल्की हो, ठीक है, और कम वर्षा वाले क्षेत्रों में अधिक लगते हैं। कम, जहाँ पर वर्षा कम होती है वहाँ ये क्याकरा कीट बहुत ज़्यादा लगते हैं। वहाँ पर अगर बाजरा, मक्का, गंवार, जवार, मूंग, मोट की फसल बोई है तो उनमें, उन फसलों में, उस जगह की इन फसलों में क्या हो सकता है, कीट लगने के ज़्यादा संभावना है। कीट की सुंडी पौधे के कोमल भागों पर समूह में रहकर खाती है, परंतु कुछ बड़ी होने पर यह अलग अलग पत्तियों व पौधों के अन्य मुलायम भागों को खाकर नष्ट कर देती है। ठीक है, जब सुंडी होती है, सुंडी अवस्था में जब ये होता है तो ये समूह में रहती हैं और पौधे के अलग अलग भागों पर, और वो भी कौन से भाग, कोमल भाग होंगे, कठोर भाग नहीं, शाखाएं वगैरह उन पर नहीं जाती है, पत्तियों पर इनके जो कोमल वोमल भाग होते हैं उनको जाकर ये खाती हैं। जो सुंडी होती है तब तो वो समूह में रहती है, लेकिन जैसे ही वो वयस्क में बदलती है फिर क्या अलग अलग चली जाती है और अलग अलग पत्तियों को नष्ट करती है। ठीक है, कीट का अधिक प्रकोप होने पर खेतों में 100% हानि होती है। कीट का जब बहुत ही ज़्यादा प्रकोप हो जाता है, ये कीट बहुत ही ज़्यादा संख्या में बढ़ जाते हैं खेती में, तो पूरी खेती को ही, पूरी फसल को ही क्या कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। आगे देखिए इनका जीवन चक्र क्या होता है। देखिए जीवन चक्र के जो सलभ मौत होते हैं, वर्षा ऋतु की पहली या 1 या 2 अच्छी बारिश वर्षा के पश्चात भूमि से रात्रि में ही बाहर निकलते हैं। ये ज़मीन के अंदर रहते हैं और भूमि से क्या करते हैं, वर्षा ऋतु में 1 या 2 जब बहुत बढ़िया बरसात हो जाती है, अच्छी भारी बरसात होती है, तब ये ज़मीन के अंदर से बाहर निकलते हैं और प्रकाश स्रोत की ओर आकर्षित होते हैं। और जहाँ प्रकाश स्रोत होता है, जैसे खेत में कहीं लाइट जल रही है, ठीक है, कहीं से भी प्रकाश आ रहा है, तो उसकी तरफ जाते हैं। जो प्रौढ़ मादा सलभ होता है, मैथुन के कुछ घंटों पश्चात ही अंडे पत्तियों की निचली सतह के पर समूह में देती है। जब जो प्रौढ़ मादा सलभ होती है, जब नर मादा सलभ प्रौढ़ मादा सलभ के साथ मैथुन क्रिया करता है और अपने मैथुन क्रिया करता है, तो उसके मैथुन क्रिया के कुछ घंटों बाद ही ये क्या करती है, अपने अंडे देना स्टार्ट कर देती है। और अंडे कहाँ देती है, अंडे निचली सतह पर समूह में। जो पत्तियाँ होती हैं, अंडे पत्तियों की निचली सतह पर, पत्तियों के नीचे वाली सतह पर देती है और समूह में देती है, एक एक करके नहीं देती, एक साथ कई सारे अंडे देती है। इसके अंडे जो होते हैं वो हल्के पीले रंग के होते हैं। इसके जो अंडे हैं वो कैसे होते हैं, हल्के पीले रंग के, पोस्त के बीजों के समान। पोस्त एक पादप है, ठीक है, उनके बीजों के समान दिखाई देते हैं। एक मादा अपने जीवन काल में देखिए 1500 तक अंडे देती है। एक मादा अपने जीवन काल में कितनी, 1500 तक अंडे दे देती है। ठीक है, इन अंडों से 4 से 5 दिन में शिशु सुंडी निकल जाती है। इन अंडों से क्या होता है, 4 से 5 दिन से अंडे फूटकर उनके अंदर से लार्वा या लट या जो शिशु सुंडी होती है वो निकल जाती है, जो आरंभ में समूह में, तत्पश्चात अलग अलग पत्तियों को खाती है। जो आरंभ में तो क्या होती है, जब सब समूह में पत्तियों को खाती है, जिस भाग पर अंडे दिए गए वहाँ को खाती है, और जब ये बाद में क्या हो जाती है, बड़ी हो जाती है, तो कहाँ चली जाती है, अलग अलग चली जाती है और फिर ज़्यादा नुकसान पहुँचाती है। अब जो सुंडी होती है वो 6 बार त्वचा का निर्मोचन करने के पश्चात 15 से 23 दिन में पूर्ण विकसित हो जाती है। जो सुंडी होती है, जो लट होती है, वो क्या करती है, 6 बार त्वचा का निर्मोचन करती है। यानी ये जो सुंडी है, ठीक है, ये आपको दिखाई दे रही होगी, ये अपने ऊपर से 6 बार त्वचा को उतारती है। जैसे सांप को आपने सुना होगा कि सांप अपने ऊपर की त्वचा को उतारता है, जिसे कैंचुली कहते हैं। ठीक है, वैसे ही सुंडी क्या होती है, ये जब विकसित होती है धीरे धीरे, तो ये अपने पूरे जीवन काल में, यानी वयस्क होने में से पहले 6 बार अपने ऊपर से त्वचा को निष्कासित करती है, निर्मोचित करती है। ठीक है, फिर देखिए सुंडी कोशित में परिवर्तित होने से पूर्व भारी संख्या में खेतों में निकलकर आसपास की पड़ती भूमों में मेड़ों, झाड़ियों, वृक्षों आदि के नीचे जाकर 10 से 30 सेंटीमीटर गहराई पर कोसा अवस्था में बदल जाती है। ठीक है, जब सुंडी कोशित अवस्था में, यानी कोस यानी खंड की अवस्था में बदलती हैं, प्रौढ़ के रूप में बदलना स्टार्ट होती है, ठीक है, तो उससे पहले क्या करती है, ये खेतों से निकलकर, खेतों से बाहर निकलती हैं, यानी पत्तियों से अलग होती हैं और निकलकर आसपास की जो परती भूमि होती हैं, परतों के रूप में, झाड़ियों में, मेड़ों में, वृक्षों के आदि के नीचे जाकर 10 से 30 सेंटीमीटर जमीन के अंदर जाकर क्या करती है, कोस अवस्था में बदल जाती है।
और कोसित आगामी वर्षा ऋतु तक 9 से 10 माह भूमि के अंदर पड़े रहते हैं। ये जो कोसित होते हैं, ठीक है, वो जमीन के अंदर 10 से 30 सेंटीमीटर चले जाते हैं और फिर क्या करते हैं, आने वाली अब मैं जो बारिश का मौसम चला गया तो अब ये 10 से 30 सेंटीमीटर ज़मीन के अंदर गहराई के अंदर जाकर कोसा अवस्था में बदल जाती है, अर्थात अपने ऊपर क्या कर लेती है, एक आवरण बना लेती है, ठीक है, एक कोष बना लेती है, कक्ष बना लेती है। फिर ज़मीन के अंदर ये 9 से 10 महीने तक सुप्ता अवस्था में रहती है, ठीक है, कुछ नहीं करती, ज़मीन से बाहर ही नहीं आती है। फिर अगली बारिश जब भी आती है ये फिर से बाहर आ जाती है। साधारण दशाओं में इसका जीवन चक्र 26 से कितने दिनों का होता है? साधारण दशा में इसका जो जीवन चक्र होता है वो 26 से 41 दिनों में पूरा होता है। 26 दिन से 41 दिन में इसका जीवन काल पूरा होता है तथा वर्ष में प्राय एक पीढ़ी व कभी कभी अधिक पीढ़ियाँ भी पाई जाती है। एक साल में ज़्यादातर ये एक पीढ़ी देती हैं, ठीक है, बारिश के समय निकलती है और बाद में वापस। अब वर्षा ऋतु की जो पहली है, अब प्रबंधन कैसे कर सकते हैं? खेती के अंदर जब ये लग जाता है, खेती के अंदर हमारी खेती या फसल को नष्ट होने से अपन कैसे इसको प्रबंधन कर सकते हैं, रक्षा कर सकते हैं, बचाव कर सकते हैं। पहले खेती के अंदर अपन शस्य प्रबंधन कैसे कर सकते हैं? तो वर्षा ऋतु की जो पहली अच्छी बरसात के साथ ही रात्रि में वयस्क शलभ भूमि से बाहर निकलते हैं। पहली बढ़िया बरसात होती है तो रात के समय ये जमीन के अंदर से बाहर निकलते हैं और इनको खेतों में प्रकाश पास पर आकर्षित कर नष्ट कर देना चाहिए। प्रकाश पास यानी एक लाइट ट्रैप होता है, यानी एक लाइट जलाई जाती है और जिससे ये आकर्षित होकर वहाँ पर आते हैं और वहाँ पर दवाई या कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, कुछ रासायनिक पदार्थ होते हैं जिसके द्वारा इनको नष्ट कर दिया जाता है, यानी प्रकाश रखा जाता है, इसकी ओर आकर्षित होकर ये कीट आते हैं जमीन से निकलने के बाद और वहाँ उनको नष्ट कर दिया जाता है। कातरा के जो अंड समूह को प्रस्फुटन होने से पूर्व ही एकत्रित कर नष्ट कर देना चाहिए। जब कातरा पहली बरसात के बाद कातरा क्या करता है, जो इनका जो वयस्क मादा शलभ होता है वो अंडा देता है पत्तियों के नीचे, तो इन अंडों को एकत्रित करके क्या कर देना चाहिए, हमें नष्ट कर देना चाहिए, ठीक है। फिर है जैविक प्रबंधन। अपन जैवों का प्रबंधन कैसे कर सकते हैं, क्या क्या अपन इसमें काम में ले सकते हैं? तो जैविक रूप से अपन देखिए, खरीफ फसल की कटाई करते ही खेतों में गहरी जुताई कर देनी चाहिए, ठीक है। जैसे ही खरीफ फसलों की हमने कटाई की उसके बाद गहरी जुताई कर देनी चाहिए। इससे क्या होगा, इससे भूमि से बाहर निकलने वाले कोशितों को परभक्षी पक्षी, मैना, कौवा, बगुला, ये जो कोष अवस्था में सुप्ता अवस्था में रहते हैं, ठीक है, जमीन के अंदर, तो गहरी जुताई करने से ये ज़मीन से बाहर आ जाएंगे और ज़मीन से बाहर आने पर इनको बगुला, मैना, कौवा ये सब खा जाएंगे तथा उच्च तापक्रम की वजह से मर जाएंगे। कौवा बगुला नहीं खा पाएंगे तो ऊपर से जो धूप पड़ेगी उससे ये मर जाएंगे, ठीक है। कीट को अंड परजीव्या ट्राइकोग्रामा प्रजाति एवं टेलिनोमस प्रजाति द्वारा भी नियंत्रित किया जा सकता है। इन कीटों को जब ये खेत में कीट लग जाते हैं तो हमें परजीव्या यानी परजीवी को खाकर जीवित रहने वाले जो ट्राइकोडर्मा प्रजाति के कीट हैं, टेलोनिमस प्रजाति के कीट हैं, वो छोड़ देते चाहिए अपने खेतों में। तो क्या करते हैं, ये उन कीटों को खा जाते हैं। यानी ये दो प्रजाति के कीट कातरा को खा जाते हैं, कातरा कीट को खाते हैं, ठीक है। फिर रासायनिक प्रबंधन अपन क्या कर सकते हैं, दवाइयों का छिड़काव कौन कौन सा कर सकते हैं? तो देखिए, खेतों में जो शिशु गीडरों के निकलते ही फसलों पर मेलाथियन, जो खेतों में शिशु गीडर यानी अंडों से जो निकलते हैं, ठीक है, लटे लार्वा, उनको क्या करना चाहिए, तब हमें हमारी फसलों पर मेलाथियन 5% या क्यूनोल-फोस 1.5% चूर्ण का 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करना चाहिए। मेलाथियन या क्यूनोल-फोस का 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करना चाहिए, या फिर क्यूनोल-फोस 25 EC का 1.25 लीटर को क्या करना चाहिए, 250 से 500 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करना चाहिए। पानी में क्यूनोल-फोस का पानी में घोलकर हमें छिड़काव करना चाहिए। खेतों में कातरे का प्रकोप होते ही, खेतों में जैसे ही कातरे का प्रकोप होता है, खेतों के चारों ओर हमें क्या कर देना चाहिए, 30 × 30 सेंटीमीटर की नालियाँ खोदकर मेलाथियन या क्यूनोल-फोस चूर्ण से उपचारित कर देना चाहिए, ताकि एक खेत से दूसरे खेत और खेत से बाहर गमन कर सुंडी नाली में गिरकर नष्ट हो जाए, ठीक है। तो नाली और सुंडी जो होती है वो नाली में गिरकर नष्ट हो जाए, इसलिए हमें क्या करना चाहिए, इसके खेत के चारों तरफ 30 से 30 सेंटीमीटर की, यानी 30 सेंटीमीटर तो चौड़ी और 30 सेंटीमीटर की गहरी एक नाली खोद देनी चाहिए और उसके चारों तरफ क्या भर देना चाहिए, क्यूनोल-फोस, ताकि जो सुंडी रेंगते हुए खेत से बाहर ना जा पाए और बाहर जाने की कोशिश करे तो नालियों में गिरकर क्यूनोल-फोस से मर जाए, ठीक है। तो ये तो था कातरा को लेकर हमारा आज का जो पहला कीट था
वो अपन ने पढ़ा अच्छे से, ठीक है, कैसे क्या करता है, क्या जीवन काल है, ठीक है, कौन से पौधों को खाता है, क्या नुकसान पहुंचाता है, कैसे अपन इसका नियंत्रण कर सकते हैं। अब अपन शुरू करते हैं अपना सफ़ेद लट व्हाइट ग्रब, दूसरा कीट, ठीक है। इसका नाम देखिए होलोट्रिकिया कॉन्सैंगुनिया है, कॉन्सैंगुनिया है। इसका नाम क्या है? होलोट्रिकिया कॉन्सैंगुनिया, ठीक है। अब आपने अगर कोई मुझे बता सकता है कि होलोट्रिकिया कॉन्सैंगुनिया के नीचे ये अंडरलाइन क्यों कर रखी है, बता सकता है? मैं बताता हूँ। ये वैज्ञानिक नाम और वैज्ञानिक को अपन लैटिन भाषा में यानी तिरछे अक्षरों में लिखा जाता है, लेकिन हाथ से अपन तिरछे अक्षरों में लिख नहीं सकते, ठीक है। तो हम सामान्य भाषा में सीधे अक्षरों में लिख कर क्या करते हैं, उसके नीचे अंडरलाइन करते हैं। दो शब्द है, दोनों के नीचे अलग अलग अंडरलाइन, ठीक है, जिससे पता चलता है कि ये किसी का वैज्ञानिक नाम है, ठीक है। अब इसका वैज्ञानिक नाम देखिए होलोट्रिकिया कॉन्सैंगुनिया, संघ आर्थ्रोपोडा, वर्ग इंसेक्टा है, गण कौन सा है, कोलियोप्टेरा, और कुल कौन सा है, मेलेलोन्थिडी इसका कुल। ये राष्ट्रीय महत्व का सर्वव्यापी कीट है, सभी जगह पाया जाने वाला कीट है। इनको कॉकचेपर भृंग, मई भृंग या जून भृंग भी कहते हैं। इनको देखिए कॉकचेपर भृंग कहते हैं, मई और जून में आता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, मई या जून भृंग भी कहते हैं, ठीक है। लक्षण क्या है? प्रौढ़ भृंग का जो शरीर होता है वो काले रंग का, काले भूरे रंग का होता है, 18 मिलीमीटर लंबा और 7 मिलीमीटर चौड़ा होता है, ठीक है। देखने से हम इसको पता लगा सकते हैं 18 मिलीमीटर लंबा और 7 मिलीमीटर चौड़ा है। सिर, वक्ष और उदर में विभक्त होता है, सब में पाया जाता है। तथा 2 जोड़ी पंख, इसमें अग्र पंख मोटे जो विश्राम अवस्था में पश्च जोड़ी को ढक लेते हैं, ठीक है। अब 2 जोड़ी पंख होते हैं, जिसमें आगे वाले पंख होते हैं वो मोटे होते हैं, ठीक है। जब ये विश्राम करते हैं, आराम करते हैं, तो आगे वाले पंख पीछे वाले पंखों को क्या कर लेते हैं, ढक लेते हैं। इसकी लट जो होती है लार्वा अवस्था वो सफ़ेद रंग की होती है, ठीक है। इनका सिर भूरा होता है, जबड़े मजबूत होते हैं, जबड़े इनके मजबूत होते हैं। शिशु लट होती है वो 10 से 12 मिलीमीटर लंबी होती है, 10 से 12 मिलीमीटर तक तो लंबी होती है शिशु लट, और 2 से 3 मिलीमीटर चौड़ी होती है। लट का शरीर अंग्रेजी के सी आकार के अक्षर के आकार का होता है। लट का शरीर इस प्रकार से अंग्रेजी के सी आकार का होता है, ठीक है। अब पोषक पौधे कौन से हैं, कौन से पौधों को ये खाती हैं, तो देखिए खरीफ में बोई जाने वाली लगभग सभी फसलों को खाती हैं, ठीक, जिसमें देखिए मूंगफली, बाजरा, मिर्च, गंवार, मूंग, चमड़ा, सब्जियां, ठीक है, इनको विशेष रूप से नुकसान पहुंचाती है। और फल में देखिए वृक्षों की जो पौध आदि इससे प्रभावित होती है। भृंगों के जो बेर, जो इनके भृंग होते हैं, वयस्क तो क्या करते हैं, मूंगफली, बाजरा, मिर्च, गंवार, इन पर जो इनके भृंग होते हैं वो खेदड़ी, नीम, गुल्लर, बेर, संजना, जामुन, बबूल आदि परपोषी वृक्ष हैं इनके, जहाँ पर ये रहते हैं, ठीक है। फिर ये देखिए सती और महत्व क्या पहुँचाते हैं, इनका सती और महत्व क्या है, तो देखिए ये भूमिगत कीट हैं तथा इसकी लटें विभिन्न फसलों, सब्जियों और पौधशाला के पौधों की जड़ें खाकर क्षति पहुंचाती है। अब देखिए ये भूमिगत जमीन के अंदर रहने वाला कीट है, और जमीन के अंदर पौधे का भाग होता है जड़, ठीक है। तो ये जड़ों को नष्ट करती हैं, विभिन्न फसलों, सब्जियों और पौधशाला के जो पौधे की जड़ें खाकर उनको नष्ट करती है। शिशु गिडार सर्वप्रथम सड़े गले पदार्थ खाती है। सबसे जो शिशु गिडार होता है वो तो पहले क्या खाता है, सड़े गले पदार्थ खाता है, ठीक है। तत्पश्चात जड़ें खाना प्रारंभ कर देती है। जैसे ही शुरुआत में तो सड़े गले पदार्थ खाता है, और बाद में ये क्या करती हैं, बाद में ये जड़ें खाना प्रारंभ कर देती है। इस तरह जड़ों को क्षति पहुंचाने से पौधे पीले पड़कर धीरे धीरे सूखने लगते हैं, जिससे क्या होते हैं, जड़ें क्षतिग्रस्त हो जाती है, पानी को सोख नहीं पाती हैं, तो पौधे क्या हो, पौधे को पानी की आपूर्ति नहीं होती और वो धीरे धीरे सूखने लगते हैं, पीले पड़ जाते हैं और फिर सूखने लगते हैं। इस तरह के पौधों को हाथ से खींचने पर आसानी से उखड़ जाते हैं। जिनके कीट किसी खेत के अंदर पौधे में लग गए हैं ऐसे सफ़ेद लटके, तो उनकी जैसे ही हाथ से अपन उस पौधे को खींचेंगे तो वो निकल जाएंगे, क्योंकि जो जड़ें पकड़ कर रख दी है उनको तो पहले ही खोखला कर दिया इन्होंने, तो खा गए नीचे से, तो कुछ पकड़ने वाला तो रहा ही नहीं जमीन को, तो आराम से बाहर निकल जाते हैं। इस कीट के अधिक प्रकोप की अवस्था में संपूर्ण फसल नष्ट हो जाती है। बहुत ही ज़्यादा संख्या में अगर ये होते हैं तो पूरी की पूरी फसल नष्ट हो जाती है। जकड़ा जड़ वाली फसलों की अपेक्षा जो मूसला वाली फसलें अधिक प्रभावित होती है। जो जकड़ा जड़ होती है, ठीक है, जिसमें एक ही स्थान से, अब जकड़ा जड़ क्या होती है, देखिए एक जड़ होती है जिसमें एक तो मूल ये मुख्य जड़ होती है और उसके साइड में से क्या निकलती है, कुछ एक जड़ें और निकलती है ऐसे, ठीक है। ये तो कहलाती है मूसला जड़, ठीक है। और जकड़ा जड़ क्या होती है, जिसमें ये जमीन का ऊपर का तना है
ठीक है। तने के नीचे से सारी जड़ें एक ही जगह से निकलती है इस प्रकार से, तो ये जकड़ा जड़ होती है। तो जकड़ा जड़ की अपेक्षा इस मूसला मूल को ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। यही कारण है कि मूंगफली व मिर्च में बाजरा व जवार की अपेक्षा अधिक नुकसान पहुंचता है। मूंगफली और मिर्च में मूसला मूल पाई जाती है और इनमें बाजरा और जवार में क्या पाई जाती है, जकड़ा जड़, जिसके कारण मूंगफली और मिर्च को ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। सफ़ेद लट जो होती है वो विभिन्न फसलों को क्या करते हैं 20 से 100% तक हानि पहुंचाती है। जो सफ़ेद लट होती है विभिन्न प्रकार की फसलों को 20 से 100% पूरी फसल भी नष्ट कर सकती है, थोड़ी मात्रा में भी। फसलों को सर्वाधिक क्षति लट की तृतीय अवस्था द्वारा अगस्त माह में पहुंचाई जाती है। ठीक है, सवाल पूछ लिया जाए कि भाई जो सफ़ेद लट होती है उससे फसल को सर्वाधिक क्षति कब होती है, तो लट की जो तृतीय अवस्था होती है वो अगस्त माह में आती है, तब पहुँचाई जाती है। इस अवधि में लटें क्या हो जाती है, पूरी विकसित हो जाती है। और लट की भांति भृंग भी बहुबक्सी होते हैं और फल वृक्षों में बेर व इस कीट के भृंगों का सर्वप्रिय पोषक है। फल के अंदर वृक्षों में जो है वो बेर, जो बोर बेर के पौधे हैं, वो इस फसल का लोकप्रिय या कह सकते हैं फेवरेट वृक्ष है खाने के लिए। जीवन चक्र की बात करें, देखिए मानसून या इससे पूर्व जो मध्य मई या इसके आसपास की जो प्रथम भारी बारिश होती है, इसके पश्चात इस कीट के प्रौढ़ भृंग रात्रि में देखिए लगभग 7:30 बजे भूमि से बाहर आकर पोषी पौधों पर एकत्रित हो जाते हैं। भारी बारिश होने के बाद जमीन के अंदर से ये बाहर आते हैं कितने बजे, लगभग 7:30 बजे के आसपास, ठीक है। और इनका जो पोषी पौधा होता है जिनको ये खाएंगे वहाँ पर आकर एकत्रित हो जाते हैं। मध्य मई से पूर्व किसी भी बरसात में ये भूमि से बाहर नहीं आते हैं। मई से पहले या मध्य मई यानी 15 मई से पहले कोई भी कैसी भी बरसात हो जाती है ये बाहर ही नहीं आते हैं, क्योंकि उस समय लैंगिक दृष्टि से परिपक्व नहीं होते। क्यों नहीं आते, क्योंकि वो ज़मीन के अंदर अभी इतने परिपक्व नहीं हुए हैं कि मैथुन क्रिया करें नर मादा आपस में मिलकर और नए पौधों नए अंडे दे सके, तो वो लैंगिक रूप से परिपक्व नहीं होते। सबसे पहले भूमि से मादा भृंग निकलकर नर भृंग को मैथुन के लिए अपनी ओर आकर्षित करते हैं। मादा भृंग आते हैं, निकलते हैं जमीन से बाहर और फिर क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं नरों को अपनी तरफ, ठीक है। मादा भृंग 2 से 3 दिन में मिट्टी में 10 से 15 सेंटीमीटर की गहराई में अंडे देती है। मैथुन क्रिया के बाद 2 से 3 दिन में मिट्टी के अंदर 10 से 15 सेंटीमीटर की गहराई में क्या करती हैं, सेंटीमीटर की गहराई में अंडे देती हैं। एक मादा अपने जीवन काल में देखिए 50 से 60 अंडे देती है। कातरा में कितने देती हैं, 1500 अंडे। मादा भृंग 30 से 50 दिन तक जीवित रहता है। जो मादा भृंग है वो 30 से 50 दिन तक जीवित रहता है। अंडों का जो उष्मायन काल होता है 7 से 13 दिन होता है। यानी उष्मायन काल यानी उनको अंडों को पकाने का जो समय होता है जिसमें मादा उनको ऊष्मा देती हैं, ठीक है, गर्माहट देती है जिससे वो पकते हैं, तो वो 7 से 13 दिन तक गर्माहट देती है। लटें लटें जो होती है वो जुलाई से मध्य अक्टूबर तक सक्रिय रहती है तथा इसके पश्चात भूमि में 40 से 70 सेंटीमीटर की गहराई में उपयुक्त नम क्षेत्र में कोशित में परिवर्तित होते हैं। लटें जो होती है वो सक्रिय कितनी रहती है, जुलाई से मध्य अक्टूबर के बीच सक्रिय रहती है और पौधों को खाती है, नुकसान पहुंचाती है और बाद में 40 से 70 सेंटीमीटर अंदर जाकर क्या करती है, जमीन के अंदर कोष अवस्था में रहती है और सुप्ता अवस्था में चली जाती है। लट का काल जो होता है वो 82 से 133 दिन का होता है, ठीक है। कोशित काल 2 से 3 सप्ताह का होता है। कोशित काल 2 से 3 सप्ताह का होता है। इसके पश्चात ये भृंग में बदल जाती हैं, ठीक है। 2 से 3 सप्ताह तक वहाँ रेस्ट करती है जमीन के अंदर, फिर बड़े भृंग में बदल जाती है। यह भृंग फिर भूमि में लगभग 1 मीटर गहराई में मध्य मई तक सुप्त अवस्था में जीवन व्यक्ति करता है। फिर ये क्या करता है, भृंग आगे खोता जमीन के अंदर 1 मीटर की गहराई में चला जाता है और फिर क्या करता है, सुसुप्त अवस्था में सोता हुआ अपने निष्क्रिय अवस्था में रहता है। कीट का संपूर्ण जो जीवन चक्र होता है वो 129 से 150 दिन 150 दिनों में पूरा हो जाता है और वर्ष में 1 पीढ़ी ही होती है। 150 दिन में पूरा हो जाता है, ठीक है, और 1 पीढ़ी ही होती है। अब प्रबंधन कैसे कर सकते हैं, इसका नियंत्रण भृंग और लट दोनों ही अवस्थाओं में उपचार करके किया जा सकता है। जब ये भृंग अवस्था में है तब भी अपन इसका उपचार करके इसका नियंत्रण कर सकते हैं और लट अवस्था में है तब भी कर सकते हैं, ठीक है। बरसात की जो पहली अच्छी वर्षा के, अब खेतों के अंदर कैसे इसका प्रबंधन कर सकते हैं, तो बरसात की जो पहली अच्छी वर्षा के तुरंत बाद अपन को क्या करना चाहिए, रात्रि में प्रकाश पास, पहली बारिश बढ़िया हो जाती है बरसात के समय, तब रात में अपन को प्रकाश पास या फिरोमेन पास एवं परपोषी पौधे की शाखाओं पर एकत्रित हुए भृंगों को एकत्रित कर नष्ट कर देना चाहिए। प्रकाश पास लगाना चाहिए जिससे ये आकर्षित होकर उनके पास आए और अपन उनको नष्ट कर दे पदार्थों द्वारा, ठीक है। फिर जो शाखाओं पर एकत्रित भृंग हो गए उनको नष्ट कर देना चाहिए एकत्रित करके।
अब ये कार्य प्रकाश पास, फेरोमोन पास एकत्रित करने का कार्य ये कब करना चाहिए? ये कार्य शाम को अपन को 8:30 से 11:30 बजे तक रात्रि में करना चाहिए। ठीक है, ये कार्यक्रम 7 से 8 दिन तक नियमित रूप से करना चाहिए, यानी आज किया है तो कल परसों ऐसे 7-8 दिन तक कंटिन्यू करना, छोड़ नहीं देना बीच में। ठीक है, इस कार्यक्रम को सभी पड़ोसी किसानों को मिलकर अभियान के रूप में करना लाभप्रद रहता है। इसमें क्या होता है, इस कार्यक्रम को ये जो फेरोमोन पास, प्रकाश पास लगाकर नियंत्रित करते हैं, तो आसपास के सभी खेतों में करना चाहिए। एक खेत में, अपने खेत में करेंगे तो अपने खेत की नष्ट हो जाएगी, लेकिन साइड वाले खेतों की यहाँ पे आ जाएगी अपने खेत में। ठीक है, तो इसलिए कीटों को अंडे दिए जाने से पूर्व एकत्रित कर नष्ट करना बहुत प्रभावी रहता है। अंडे देने से पहले ही अपन कीटों को पकड़कर उनको क्या कर दें, नष्ट कर दें, तो ये सबसे ज़्यादा प्रभावी रहता है। रासायनिक प्रबंधन क्या है, अपन कौन सी दवाइयों का छिड़काव कर सकते हैं? मूंगफली में अगर सफ़ेद लट के कीट लगते हैं तो हमें 80 किलो बीज को क्या करना चाहिए, 2 लीटर क्लोरपायरोफिस 20 सीसी या क्विनोलफोस 25 सीसी के कीटनाशी द्वारा बीजों की उपचारित करना चाहिए। ठीक है, मूंगफली के बीजों को इन दवाइयों से उपचारित करना चाहिए। जब प्रथम भारी वर्षा के बाद उसी दिन खेतों में मौजूद जो बेर, खेजड़ी, नीम, सेंजना इत्यादि वृक्षों पर 1.25 मिली मोनोक्रोटोफोस प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर छिड़काव करना चाहिए, क्योंकि ये बेर, खेजड़ी, नीम, सेंजना ये इनके पोषक पदार्थ है, पोषक पौधे हैं जिन पर ये जिनको खाकर ये जीवित रहते हैं। तो पहली बारिश होते ही इन फसलों पर क्या करना चाहिए, हमें मोनोक्रोटोफोस का छिड़काव करना चाहिए। इस तरह रात में कीटनाशकों से उपचारित वृक्षों की पत्तियों को खाकर भृंग मर जाएंगे। फिर जब ये उपचारित पौधों को आकर ये भृंग खाएंगे तो अपने आप खाकर मर जाएंगे दवाई से। फसलों में लटों के प्रकोप की रोकथाम के लिए क्विनोलफोस 5% कण व कार्बोफ्यूरॉन 3% कण 20 से 25 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से हमें क्या करना चाहिए, छिड़काव करना चाहिए लटों की रोकथाम के लिए। किसका छिड़काव करना चाहिए, क्विनोलफोस या कार्बोफ्यूरॉन का। खड़ी फसल में सफ़ेद लट के नियंत्रण के लिए 4 लीटर क्लोरपायरिफोस 20 सीसी प्रति हेक्टेयर की दर से सिंचाई के पानी के साथ देना चाहिए। जब फसल खड़ी हो तो हमें सिंचाई के पानी के साथ क्या देना चाहिए, क्लोरपायरिफोस का सिंचाई के पानी में मिलाकर देना चाहिए। ठीक है, तो ये तो था हमारे सफ़ेद लट। ठीक है, आज अपन ने देखिए एक तो क्या पढ़ा है, एक अपन ने पढ़ा है कातरा के बारे में और एक अपन ने पढ़ा है सफ़ेद लट। ठीक है, तो 2 अपन ने कीटों के बारे में पढ़ा है, आगे वो तीसरा है टिड्डा फड़का। ठीक है, ये अपन आने वाली क्लास में पढ़ेंगे, ये प्रैक्टिकल में भी है। ठीक है, तो अपन इसको अच्छे से पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूँ जो भी आज अपन ने पढ़ा वो आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अपन अगली क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।